नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइव जंक्शन चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ बुध के गोचर पर। बुध जो है मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मीन राशि में बुध जो है वो नीच के हो जाते हैं, तो बुध के लिए ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण कार्यरत होता है सभी जातकों के लिए। बुध यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, अर्थात इस राशि में आकर बुध जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बौद्धिक रूप से बलहीन समझते हैं, क्योंकि ये राशि कौन सी है? अंतिम राशि है ये। इस राशि में शय्या सुख देखा जाता है, इस राशि में एग्जिट देखा जाता है, ये राशि अंतिम स्थान पर पड़ती है। इसलिए जहाँ पे बौद्धिक या बुद्धि नहीं लगानी चाहिए या बुद्धि लगाई तो आप खड्डे में जाते हैं या आपको नुकसान होता है, तो वहाँ बुद्धि जो है वो आपको फ्रस्ट्रेटेड या फिर डिसअपॉइंटमेंट फील कराती है। एक ये कारण हुआ है ना। जब बुध यहाँ मीन राशि में आ रहे हैं तो ये लगभग रहने वाले हैं मई तक, रहने वाले हैं मीन राशि में। और इनका गोचर जो है 27 फरवरी से लेकर 7 मई तक रहने वाला है, राइट। 7 मई को ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अब ये कालखंड जो है काफ़ी बड़ा है, तो इस बीच जो है बुध जो हैं वो वक्री अवस्था में जाएंगे, मतलब 15 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक वक्री अवस्था में रहेंगे। तो ये बैक एंड फोर्थ करेंगे राशि में। अब किनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले उसके ऊपर बात करते हैं। तो मीन राशि मतलब गुरु की राशि है। गुरु की 2 राशियां हैं, एक धनु राशि है और मीन राशि है। तो जिसका भी धनु लग्न, धनु जन्म राशि है, जिनका भी मीन लग्न मीन राशि है, उनके लिए प्रभावकारी गोचर रहेगा, उनके लिए इम्पैक्टफुल रहेगा। जिनकी पत्रिका में मीन राशि का ही बुध है, मतलब जिनके पत्रिका में बुध के ऊपर बुध का गोचर हो रहा है, जन्मस्थ बुध के ऊपर बुध का गोचर हो रहा है, उनके लिए भी ये बहुत इम्पैक्टफुल है, राइट। इम्पैक्टफुल उनके बौद्धिक रूप से हैं। फिर से कोई ना कोई बौद्धिक बुद्धि के कारण लिया हुआ कोई ना कोई डिसीजन, बुद्धि न होने के कारण, या नपुंसक बुद्धि का ये शब्द जो मैं प्रयोग करती हूँ, शायद बहुत लोग इसे ढंग से समझ नहीं पाते हैं। मैं उसका अर्थ यहाँ पे समझाना चाहूँगी कि जब हम नपुंसक बुद्धि कहते हैं तो कोई एक स्टैंड लेना होता है। अगर आपके सामने 2 पक्ष हैं तो उन 2 पक्ष को लेकर उन दोनों ही पक्षों का निरीक्षण करके एक उचित स्टैंड लेना, मतलब सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, स्पाइनलेस बिहेवियर ना होकर एक स्पाइन दिखाना, मतलब एक निर्णय दिखाना, उसे बोलते हैं हम शुद्ध बुद्धि, या जहाँ वो रैशनल रूप से काम कर रही है। परंतु अगर आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं तो वो नपुंसकता है, डिसीजन, निर्णय न लेने की क्षमता है। नपुंसक हमेशा ये शब्द ऐहिक रूप से या शारीरिक रूप से कमतरता होने पर ही नहीं लिया जाता है कि किसी व्यक्ति में अगर इम्पोटेंसी है और उस इम्पोटेंसी के कारण वो व्यक्ति ऐहिक सुख नहीं भोग पाता है, समागम नहीं कर पाता है, तो केवल उसी जगह पे इस शब्द को उपयोग नहीं किया जाता है, वरन सभी जगह पे किया जाता है जहाँ पर वो अपनी परफॉर्मेंस, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जहाँ पे उसका इम्पोर्टेंट बिहेवियर है। और इम्पोर्टेंट बिहेवियर आपका किसी भी लेवल पे हो सकता है, मेंटल लेवल पे हो सकता है, इमोशनल लेवल पे हो सकता है, आर्थिक लेवल पे हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये बुध जो हैं, हमने राशि के अनुसार बात कर ली, हमने लग्न के अनुसार बात कर ली, हमने जन्म राशि के अनुसार बात कर ली, जन्मस्थ बुध के ऊपर अगर बुध का गोचर हो रहा है तो उसके अनुसार बात कर ली। अब हम बात करेंगे नक्षत्र के अनुसार। तो नक्षत्र कौन से आते हैं यहाँ पर? तो पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती। तो उत्तर भाद्रपदा और रेवती ये इस नक्षत्र के 4 चरण, मतलब 8 चरण पूरे इसमें आते हैं, और पूर्व भाद्रपदा का अंतिम चरण आता है। पूर्व भाद्रपदा जो है, अब पूर्व भाद्रपदा किसका नक्षत्र है? तो गुरु का नक्षत्र है ना। और उत्तर भाद्रपदा जो है वो किसका नक्षत्र है? तो वो है शनि का नक्षत्र है। और रेवती जो है ये बुध का नक्षत्र है। मतलब जब बुध रेवती नक्षत्र में जाएंगे और जिनकी जन्म नक्षत्र भी रेवती है, उनके लिए भी ये गोचर बहुत प्रभावकारी होगा।
अब देखिएगा, समझेगा इस चीज़ को कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, ये किन डीटी मतलब किन देवताओं से रूल्ड है। तो पूर्व भाद्रपदा अज एक पाद हैं, है ना, और उत्तर भाद्रपद हैं ये अहिर्बुध्य हैं। मैंने इन दोनों देवताओं के ऊपर वीडियो डाले हुए हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स भी डाले हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। रही बात रेवती की, अब रेवती के जो देवता हैं वो है पूषण। पूषण देवता जो हैं, जब हम यात्रा करते हैं तो यात्रा पे जो देवता रोड एक्सीडेंट्स या यात्रा का जो भी एक निरीक्षण होता है, प्रोजेक्शन होता है, उसको होल्ड करने वाले जो देवता हैं वो है पूषण। तो जब भी यात्रा में आप रहते हैं, यात्रा के लिए निकलते हैं, किसी यात्रा को करने वाले हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से कोई यात्रा हो या मेंटल रूप से यात्रा हो, तो वहाँ पे पूषण जो देवता हैं उन्हें नमन करना चाहिए और फिर उस यात्रा के लिए निकलना चाहिए। अब जैसे ये गोचर शुरू होने वाला है और जब रेवती नक्षत्र में बुध प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे पूषण देवता नमो नमः। क्यों? क्योंकि ये रेवती नक्षत्र मतलब बुध का स्वयं का नक्षत्र है, इसलिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई ग्रहमान स्थिति, ग्रह योग कैसा है यहाँ पर। अब आप पिछला वीडियो जो है, मैंने वीनस और राहु के लिए 2-3 वीडियो डाले हैं। शुक्र राहु की युति, उस युति को लेकर जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो भी मैंने डाले हैं। फिर उसके बाद में शुक्र राहु युति करती क्या है, बहुश्रृंगार योग है, उसके ऊपर भी मैंने बात करी है। अब इस बहुश्रृंगार में नीच का बुध जुड़ रहा है, राइट। आप अगर चाहेंगे तो मैं इस विषय पे एक अलग सा शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। अगर इस योग को सही प्रकार से समझना चाहते हैं कि गोचर में कैसे काम करने वाला है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल एलॉबरेट दैट ऑन दैट ऑल्सो। कि बहुश्रृंगार योग जब नीच बुद्धि के साथ में जुड़ता है तो क्या होता है, नीच बुध के साथ जुड़ता है तो क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तीनों ग्रह की युति है, त्रिकूट है। कौन बलवान है यहाँ पर? तो यहाँ पे शुक्र बलवान है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं, उच्च हो जाते हैं और बुध नीच हो जाते हैं। तो जैसे बहुश्रृंगार है उसी प्रकार से ये योग जो है ये लक्ष्मी नारायण योग भी बनाता है, क्योंकि शुक्र मतलब लक्ष्मी, बुध मतलब नारायण। ये शुक्र लक्ष्मी नारायण योग किसके साथ में है? राहु के साथ में है। मतलब लक्ष्मी नारायण योग ये कहीं ना कहीं राहु के साथ होने के कारण जो भी व्यक्ति गत जन्मों से डिज़ायर मतलब अपनी उच्चाकांक्षा लेकर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए निकला होगा, उसने अपने जीवन में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो भी गलत कर्म करे हैं या बेकार कर्म करे हैं या लक्ष्मी प्राप्त होने के बाद में अगर उस लक्ष्मी के लिए सही आचरण नहीं रखा है, तो उसे ऐसे योग में या उसे ऐसे गोचर में फटके मिलते हैं। वो योग है ये और वो ये गोचर है। तो जिनकी भी पत्रिकाओं में ये गोचर चलेगा, उनकी पत्रिका में अगले आने वाले 3-4 महीने में लक्ष्मी का नुकसान होना है। यहाँ पे शय्या सुख से संबंधित कोई क्रिया अगर आप अनैतिक रूप से कर रहे हैं तो उसका नुकसान और उसका भरपाई करना होगा, राइट। अब यहाँ पे जो जातक बाहर हैं वहाँ पे उनको घर गृहस्थी मतलब उनके वास्तु को लेकर भी कहीं ना कहीं परिणाम आएगा। अब हम देखेंगे फटाफट कि आगे चल के हर लग्न राशि के लिए, जन्म राशि के लिए ये योग कैसा रहेगा, ये किस प्रकार से काम करने वाला है, बुध कैसे काम करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम मेष लग्न के काल पुरुष कुंडली है। तो काल पुरुष कुंडली के लिए आप अगर देखेंगे तो ये 12वें स्थान पे है। मतलब यहाँ पे जो मैंने अभी तक सारी बातें बोली हैं वो यहाँ पे मेष लोगों के लिए अप्लाई हो जाती हैं। मतलब आपको ध्यान देकर बहुत ध्यानपूर्वक चलना है कि पैसों का नुकसान जो आप अनैतिक कार्य कर रहे हैं अगर, तो उसका रेपरकर्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। फिर अगर हम एक और चीज़ समझें कि यहाँ पे राहु है तो आपकी जो इच्छाएं हैं, ऑब्सेशन है, उसके ऊपर बंदिश आएंगी यहाँ पर, क्योंकि नीच का बुध है। आपसे गलत बुद्धि लग के गलत डिसीजन मेकिंग हो सकती है, उसके लिए आप ध्यानपूर्वक काम करिएगा, ठीक है। क्योंकि बुध यहाँ पे आपके पेंडिंग कर्मा के और पराक्रम के स्वामी है और पराक्रम में आपका भी मंगल बैठा हुआ है। तो जो बुद्धि से जो आप गलत पराक्रम करने, जल्दबाजी में आपने कोई चीज़ कमिटमेंट कर दी, उसके लिए आपको बहुत तकलीफ सहनी। भाव का स्वामी और पंचम भाव बुद्धि का स्वामी लाभ भाव में जाकर नीच का हो रहा है। इसका अर्थ है कि कुटुंब और बुद्धि, धन
और बुद्धि, संतान, इन सब चीज़ों को लेकर लाभ जिस रूप से मिलने वाला था, अब यहाँ पे लाभ किस रूप से मिलने वाला था, लक्ष्मी नारायण योग से भी आपको प्राप्ति होने वाली थी। इसी के साथ साथ राहु उपचय स्थान में बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत उच्चाकांक्षा देते हैं और यहाँ पे ऑब्सेशन से अचानक से पैसा भी मिलवाते हैं। परंतु अगर आपने नीच बुद्धि जो यहाँ पे नीच हो रही है, इसका अर्थ है कि कुछ मामलों में ये लक्ष्मी नारायण योग मतलब उच्च नीच का लक्ष्मी नारायण योग है, इसलिए भंग योग भी बनता है। तो कुछ जाएगा, कुछ मिलेगा, किसी चीज़ का लाभ प्राप्त होगा, परंतु उस लाभ प्राप्ति में क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ जाएगा, तो कुछ छूटना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कोई सैक्रिफाइस है। देखिए क्या सैक्रिफाइस करना पड़ रही है आपको। अगर हम बात करें मिथुन लग्न की, तो लग्नेश बुध ही है यहाँ पर जो दशम भाव में है। दशम भाव में वीनस राहु का कॉम्बिनेशन और नीच की बुद्धि अब यहाँ पे आई है। अब यहाँ पे देखिए सुख के लिए और अपने खुद के वर्चस्व के लिए, अपने खुद के आइडेंटिटी के लिए आपकी लड़ाई चल रही है यहाँ पे। और इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा किसको परिणाम हो रहा है, तो गुरु की राशि मतलब सप्तम स्थान को परिणाम हो रहा है, क्योंकि गुरु की दूसरी राशि में ये चीज़ हो रही है। मतलब आपके स्पाउस को कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ रहा है ताकि आपको कुछ मिले, ये योग वो बना हुआ है। उच्च का लक्ष्मी नारायण योग है। उच्च का लक्ष्मी नारायण योग क्या करता है, एक चीज़ छोड़ने के लिए देता है तो दूसरी चीज़ आपको मिलती है। अब दशम भाव में कर्म आपका क्या रहेगा, यहाँ पर आप यहाँ पे आपके कर्म में यहाँ पे राहु है, इसका अर्थ ही है कि आपने अभी अपना हित या अपना खुद का वर्चस्व, सेल्फ सेंटर्ड होकर आप डिसीजन मेकिंग करेंगे और उसका भुगतान आपको आगे चल के करना पड़ेगा। ये गोचर जो है देखिए बुध यहाँ पे नीच हो रहे हैं, तो कर्म भाव में जब है तो ये आप में श्रृंगार योग को भी एक्टिवेट करता है और उस श्रृंगार योग से आप बहुत कुछ प्राप्त भी करेंगे। परंतु सिल्वर लाइनिंग या अंडरलाइनिंग चीज़ें क्या है कि कुछ ना कुछ खोकर कुछ पाया है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा है, दोनों चीज़ें हैं। कर्क राशि के लिए देखते हैं कि ये गोचर कहाँ है। कर्क राशि के लिए ये गोचर भाग्य भाव में हो रहा है। भाग्य भाव में कौन आ रहे हैं, व्यय भाव के और पराक्रम के स्वामी हैं। अब व्यय भाव के स्वामी है तो व्यय भाव से क्या देखा जाता है, नुकसान है, पैसों का नुकसान है, फॉरेन ट्रैवल है या फिर शैया सुख है। और पराक्रम क्या है कि आपके खुद के सेल्फ डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे केतु है, केतु बोलता है इस चीज़ का मोह छोड़, इस पराक्रम का मोह छोड़। तो अगर आप सही चीज़ के पराक्रम का मोह छोड़ते हैं, मतलब ऐसी डिसीजंस जो आप ले नहीं पा रहे हैं और अगर आपने ऐसे समय पे वो डिसीजन ले ली, हो सकता है कि उसके एवज में आपको क्या ना मिले, आपको शैया सुख ना मिले, आपको शायद आपको पैसों का नुकसान भी ना हो, परंतु उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, भाग्य मिल रहा है। और भाग्य मिल रहा है मतलब जिसकी पत्रिका में ऑलरेडी अगर बहुश्रृंगार योग हैं तो उसको इस भाग्य में या इस टाइम पीरियड में वो अपने कर्म में या अपने काम में मेंटल लेवल और अपने सोल लेवल पे काफ़ी आगे बढ़ता है। हाँ, दुख सहन करना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि धनु राशि क्या है, गुरु की है, और मीन राशि क्या है, गुरु की है, वो पेंडिंग कर्मा में पड़ती है। तो यहाँ पे पेंडिंग कर्म जो है मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आधा अधूरा बचा हुआ कर्म बंधन जो है वो भी पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके कारण आपको शांति भी मिलेगी, परंतु साथ ही साथ कहीं ना कहीं दुख भी मिलेगा। पर उन दोनों की चर्निंग से आपको क्या मिलने वाला है, भाग्य मिलने वाला है। आप अभी जिस भी गुत्थी में उलझे हुए हैं ना, आप खुद सोचिए कि पिछले 1-2 महीने से क्या क्या गोचर चल रहा है, क्योंकि मंगल आपके अभी व्यय भाव में है। तो मतलब ये पूरी कहानी किस चीज़ को लेकर चल रही है, आइदर पैसों के नुकसान को लेकर, आपके इम्पल्सिव नेचर को लेकर, डिसीजन मेकिंग को लेकर, या फिर सेक्स को लेकर, मतलब समागम क्रिया को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर चल रही है, या फिर आपके कर्म, काम, दशम भाव और बुद्धि, और इन सब चीज़ों को लेकर ही कुछ ना कुछ चॉइस आपके सामने है। बी वेरी केयरफुल वेल मेकिंग दैट चॉइस। ठीक है, बात करते हैं सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न के लिए गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में जब यहाँ पे राहु शुक्र के साथ में लक्ष्मी नारायण योग बनता है, या नीच का उच्च नीच का लक्ष्मी नारायण योग है, मतलब ये समय है सिंह लग्न के जातकों के लिए कि जो लक्ष्मी आप प्राप्त करना चाहते थे
उस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए अगर आपने काफ़ी जन्मों से अगर कोई प्रयास किया हुआ है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अष्टलक्ष्मी देखिए यहाँ पे, क्योंकि अष्टलक्ष्मी में से कोई सा भी प्रकार हो सकता है। अब शुक्र राहु भी बहुश्रृंगार है और वीनस बुध मतलब उच्च नीच का लक्ष्मी नारायण भी, और सप्तम भाव में सूर्य और शनि है। मतलब अभी का समय अगर छोड़ दें और जैसे ही सूर्य गोचर बदलता है और तब ये चीज़ आप करते हैं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाई व्यक्ति जो है किसी ऑपोजिशन को लेकर, अपने घर में विद्रोह को लेकर या पत्नी से विद्रोह को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर वो हार मानता है, या अपने स्पाउस से, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, विद्रोह में आकर अगर आप किसी चीज़ को प्राप्त करने जा रहे थे वो आपको छोड़नी पड़ रही है, तभी आपको कोई चीज़ प्राप्त हो रही है। मतलब गुप्त धन प्राप्त हो रहा है। गुप्त धन 8 प्रकार का हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में ये योग बना हुआ है। बहुत ध्यानपूर्वक सोचिएगा, मंथन करिएगा इस बात पे। क्यों? क्योंकि आपकी सिचुएशन अलग रहेगी। जो भी व्यक्ति ये इस वीडियो को देख रहा है, 1 महीने से 1.5 महीने से जिस भी स्थिति में आप जा रहे हैं, आपको खुद को देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं और उसके लिए हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा, तभी वो मिल सकती है। हाँ, आपके स्पाउस को इस समय कुछ अच्छी धन की प्राप्ति भी हो सकती है, परंतु कुछ खोकर ही। कन्या लग्न की बात करते हैं। कन्या लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है? कन्या लग्न के लिए गोचर इनके सप्तम भाव में हो रहा है। मतलब सप्तम भाव में नीच के बुध आ रहे हैं, मतलब नपुंसक बुद्धि पूरी तरह से काम करेगी। आप जिनसे भी मिलेंगे, आप जिनके साथ भी बात करते हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उनके साथ भी, और अगर आप दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में, मतलब पति पत्नी आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे नीच के बुध है, मतलब बुद्धि यहाँ पे नपुंसक होने वाली है। नपुंसक डिसीजन मेकिंग आपसे होगी, क्योंकि नीच के बुध है यहाँ पर। परंतु उच्च के शुक्र हैं, तो ये योग मिट सकता है अगर आप अपनी राहु की बुद्धि अगर यहाँ पे लगाते हैं। पर यहाँ पे झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पे झूठ, राहु जो है यहाँ पे झूठ बुलवाते हैं, मैनिपुलेट करवाते हैं। तो सप्तम भाव में ये योग जब बनता है तो ये बहुश्रृंगार योग भी देता है, मतलब अफेयर का योग, या लीगल वेडेड पर्सन के अलावा भी कहीं बाहर जाने की इच्छा होना या वो चीज़ें करना, उसके प्रति आसक्ति बढ़ना। परंतु अब यहाँ पे नीच के बुध है, मतलब कहीं ना कहीं एक दिक्कत है। क्यों? क्योंकि ये बुध कौन है? तो दशमेश है और लग्नेश है। आपका खुद का कर्म और आपकी खुद की ओरिजिनल आइडेंटिटी, ये वो कड़क समय है आपके लिए कि जब आपका रियल कैरेक्टर सामने आता है और आपको वो उस कैरेक्टर को फेस करना है। अब आपका रियल कैरेक्टर क्या है, ओरिजिनल कैरेक्टर क्या है? अब देखिए, अष्टमेश आपके दशम भाव में है। इसका अर्थ है कि क्या अभी आपकी कोई गुप्त चीज़ें आपके कर्म में चल रही हैं, आपके दशम में चल रही हैं। अगर नियति ने उस चीज़ को ओपन कर दिया है, आपकी दिलेरी है कि उस चीज़ को आप आगे लेकर जाते हैं कि नकारते हैं। चाहे वो आपका वर्क स्टफ हो, चाहे वो आपका पर्सनल स्टफ हो, डिसीजन विल बी ऑल योर्स, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको ही भुगतने पड़ेंगे। हो रहा है ये उनके षष्ठ भाव में हो रहा है। षष्ठ भाव में बहुश्रृंगार योग और लक्ष्मी नारायण योग है। उसके लक्ष्मी नारायण, और इन सब के पीछे कौन है? तो सूर्य शनि है। तो जब पेंडिंग कर्मा में ये युति आती है, इसका अर्थ है कि बहुत सारे तुला लग्न के जातक जो हैं, शायद नौकरी बदलने के लिए बाहर निकल रहे हैं, नौकरी ढूंढने के लिए बाहर निकल रहे हैं, कुछ अच्छा मिला है, बाहर का अपॉर्चुनिटी भी मिला है, परंतु सामने बैठा हुआ केतु क्या कहता है कि अभी जब तक राहु केतु का गोचर नहीं हो जाता है कंप्लीट, राहु केतु जैसे ही आगे नहीं बढ़ते हैं, मतलब लाभ से पंचम में नहीं आता है, तब तक वहीं बैठे रहिए आप, वहीं वो अपॉर्चुनिटी मत लीजिए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपको कुछ ना कुछ नुकसान दे सकती है। ठीक है। एक अब यहाँ पे बुध कौन है? तो बुध आपके व्ययेश भी हैं और भाग्येश भी है। भाग्येश, भाग्य में ही मंगल बैठे हुए हैं। मंगल कौन है? सप्तम भाव के स्वामी हैं। मतलब यहाँ पे आपको अपने स्पाउस का सुनना है, उनके माध्यम से आप अपने पेंडिंग कर्म को पूर्ण कर पाएंगे, चाहे वो आपका लक्ष्मी का योग हो, मतलब लक्ष्मी से संबंधित कोई क्रिया हो, या फिर अगर आप कोई ऐसे रिलेशनशिप मैटर में फंसे हुए हैं, 2 रिलेशनशिप निभा रहे हैं, तो ये वो समय है कि यहाँ पे उस चीज़ का अंत करें और चयन करें। ठीक है। हम यहाँ पे वृश्चिक लग्न की बात करें तो ये गोचर कहाँ हो रहा है? पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव में जब बुध, राहु और शुक्र है, सबसे पहले तो अगर एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी होती है, कंसीव होता है, तो उसे अबॉर्ट मत करिएगा।
या उससे संबंधित कोई भी ऐसी दुष्ट क्रिया मत करिएगा जो आप बाद में रिपेंट करें, पहली बात। क्योंकि ये बुध कौन है आपके पत्रिका में, तो ये अष्टमेश हैं और लाभेश हैं। ये वो समय है कि आप लॉटरी, इनफैक्ट आप जो स्पेकुलेशन मनी होता है या शॉर्ट मनी होता है, शॉर्ट प्रोसेस से मिलने वाला मनी है, मतलब रेसिंग से है, स्टॉक मार्केट से है, ये टाइम अच्छा है कि आपको फ़ायदा मिल सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी बुद्धि अपने लिए लगाएंगे तो वो आपके लिए काम नहीं करेगी, परंतु आप किसी के लिए लगाते हैं और उनको बताते कि ये चूज़ करिए, इसका फ़ायदा आपको होगा। आप उनको कह सकते हैं कि भाई तेरा फ़ायदा होगा, तो आप मैं तभी आपको बता सकता हूँ टिप कि अगर आप उसमें से कोई शेयर मेरे साथ में शेयर करते हैं, आप उस तरीके से अपनी लक्ष्मी को मांग सकते हैं। पंचम भाव बुद्धि का है, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी आप सज्ज हो सकते हैं। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे मिलने के चांसेस ज़रूर दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे धनु लग्न की चौथे भाव में यहाँ पे नीच के बुध हो रहे हैं और बहुश्रृंगार योग है, लक्ष्मी नारायण योग भी है। दशम में आपके क्या चल रहे हैं, केतु चल रहे हैं। दो नपुंसक ग्रह आमने सामने आकर बैठ गए यहाँ पे। नपुंसकता मतलब केतु भी क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट करवा के रखते हैं व्यक्ति को कुछ, क्योंकि नीरस बना के रख देते हैं व्यक्ति को। और बुध यहाँ पे नीच के हो रहे हैं, राहु और शुक्र के साथ में है, परंतु बड़ी असमंजस स्थिति बन जाती है ऐसे में, किस चीज़ को लेकर, सुख को लेकर, माता को लेकर, वास्तु को लेकर, अपने खुद के हैप्पीनेस को लेकर। ये टाइम पीरियड आपको वास्तु का सुख भी दे सकता है, नए घर को लेने की इच्छा होना, नए घर के लिए कुछ प्रोसेस करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। परंतु ये टाइम पीरियड जो है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये बुध जो है ये सप्तमेश और दशमेश है, नीच, अब यहाँ पे नीच के हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि माता और स्पाउस के बीच में अगर अनबन हो रही है तो वहाँ पे आपको कोई स्टैंड लेना है, वहाँ पे आपको कोई एक पक्ष चुनना पड़ेगा। दैट्स व्हाट यू आर फोर्स टू डू। सूर्य शनि है। अब हम बात करेंगे मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, तो ये उनके तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरे भाव में मतलब पराक्रम में अगर ये उच्च का लक्ष्मी नारायण, उच्च नीच का लक्ष्मी नारायण योग और बहुश्रृंगार योग है, मतलब मकर लग्न के जातकों के लिए ये टाइम पीरियड कैसा है कि आप बहुत ध्यानपूर्वक चलें। आपके पराक्रम में आपका बहुश्रृंगार छलकेगा, लक्ष्मी नारायण योग भी छलकेगा। क्यों? क्योंकि ये वो समय है कि जहाँ आप काम करने के लिए जाएंगे, किसी से मदद मांगने के लिए जाएंगे, किसी को मदद करने के लिए जाएंगे, तो आपके बैक ऑफ माइंड में इसी चीज़ को लेकर क्या रहेगी, इच्छा रहेगी एक, कि ये प्राप्त हो। दूसरा, यहाँ पे राहु जब तीसरे भाव में आते हैं तो पराशर ऋषि कहते हैं कि ये सौभाग्यवती स्त्री की छाया है। अब देखिए राहु यहाँ पे है, इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई कहीं ना कहीं ये लक्ष्मी नारायण योग जो है उच्च नीच का बना हुआ, मतलब ऐसे ही समय पे, ऐसे ही गोचर में अगर किसी की पत्रिका में ऑलरेडी यहाँ पे शनि या फिर राहु हैं तो वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती हैं और इस समय पे वो नुकसान होता है आपके खुद के डिसीजन मेकिंग पे, आपको दंडित किया जाता है ऐसे गोचर में। ठीक है, मतलब जिनके पत्रिका में ये योग ऑलरेडी है, मतलब राहु अगर है, उनको बहुत ध्यानपूर्वक सब चीज़ें करनी होंगी। अब ये बुध कौन है पत्रिका में, तो ये क्योंकि पेंडिंग कर्म के और भाग्य के स्वामी है और भाग्य में ऑलरेडी केतु है, तो बड़े ध्यानपूर्वक निर्णय लीजिएगा, ध्यानपूर्वक अपने भाई बहनों के साथ में संबंध, उनके साथ में व्यवहार करिएगा। बाहर घूमने की या कहीं भी जाने की जो यात्रा होती है उसमें भी सतर्क रहिएगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न के लिए देखिए यहाँ ये गोचर कहाँ हो रहा है, दूसरे भाव में हो रहा है। धन भाव में कौन आया है, लक्ष्मी नारायण योग बनता है उच्च नीच का, और ये गोचर है बहुश्रृंगार योग भी बनता है। मतलब कुंभ लग्न के लिए ये गोचर अच्छा है एक्चुअली, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पैसे देने वाला है, परंतु कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस भी मांगेगा और वो कुटुंब में मांगेगा। अब वो देखना है आपको कि वो एग्जैक्टली क्या है। राहु जब दूसरे भाव में आता है तो आपकी सबसे कड़ी परीक्षा क्या है यहाँ पे, जब से राहु आए हुए झूठ नहीं बोलना है, परंतु आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, आप बोल रहे हैं, उसका आपको दंड मिलेगा जब शनि यहाँ पे आएंगे, क्योंकि शनि आने वाले हैं 1 महीने में। मतलब 29 मार्च को जैसे ही शनि यहाँ पे आ जाएंगे तो सबसे पहले वही हिसाब किताब चुकते होंगे। अभी भी समय है, समय रहते हुए अपनी भूल को सुधार लीजिए। किसी को नुकसान पहुँचा है, किसी को हर्ट किया है, तो उस चीज़ को सुधार लीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ सेम दंड आपको भी मिलता है। मंथन करिए कि आपने क्या कर्म किए हैं
और किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए किस तरीके का मार्ग अपनाया है। अगर हम अंतिम लग्न की बात करते हैं, अंतिम लग्न में देखिए मीन लग्न है, लग्न में ही बुध है और वही शुक्र है, लक्ष्मी नारायण योग और बहु श्रृंगार योग बना हुआ है लग्न में। इसका अर्थ है कि ये गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट है मीन लग्न के जातकों के लिए, क्योंकि उच्च नीच का लक्ष्मी नारायण योग व्यक्ति को क्या करता है, सबसे पहले तो मीन लग्न में ही ग्रह है, मतलब वो आपकी खुद का जो एनवायरनमेंट है ना उसमें से आपको निकालेगा। मीन राशि के जो लोग होते हैं, मीन लग्न के जो लोग होते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट में रहना बहुत पसंद करते हैं, उसको छेदन नहीं करते हैं। पानी की राशि है, मतलब एम्फीबियन है, तो मान लीजिए कि जो मछली जो है वो सिर्फ और सिर्फ पानी में रह सकती है, उसको आप जल के बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी। तो वो सिचुएशन रहती है मीन लग्न के जातकों के लिए। और यहाँ पे ये जो स्थिति है बुध और राहु और शुक्र हैं, तो झूठ बुलवाने वाली स्थिति है, जो आपका नेचर नहीं है वो आप कर रहे हैं पिछले 1-1.25 साल से, और वो करने पर आप बाध्य हो रहे हैं, वो भी योग है। अब पीछे शनि है व्यय भाव में, परंतु अब वो आपके लग्न में भी आने वाले हैं, मतलब बुद्धि, ये 1 महीना बुद्धि किस प्रकार से चलती है, आप क्या करते हैं कर्म, किस प्रकार से डिसीजन मेकिंग लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो बुध हैं, जो लक्ष्मी नारायण हैं, इसकी प्राप्ति या इसका ये धन कैसे मिलेगा आपको। ठीक है, अब वीनस राहु कॉम्बिनेशन भी है, मतलब कहीं ना कहीं बहुश्रृंगार, जिनकी पत्रिका में ऑलरेडी ये योग है, मतलब इस पूरे टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को लेकर इंसान हेवायर हो रहा है। परंतु बुध नीच के होने के कारण, बुद्धि के स्वामी है बुध, तो आप और ज़्यादा सतर्क होकर चलिए, क्योंकि कुछ न कुछ छूटना या कुछ न कुछ सैक्रिफाइस करके ही कोई चीज़ मिलेगी। बुध कौन है, सुखेश और सप्तमेश हैं। सुख पाने के लिए क्या छोड़ना पड़ रहा है, क्या छोड़ने की तैयारी है आपकी, दैट्स व्हाट द टेस्टिंग इज़ दिस 1 मंथ। तो मंथन करिए, एनालिसिस करिए और फिर डिसीजन मेकिंग करिए। ठीक है, अब ये गोचर समाप्त होता है, तो हम रेमेडी क्या कर सकते हैं। तो बुध नीच के हो रहे हैं, तो सर्वप्रथम बुध के लिए आप रोज़ 1 माला जप कर सकते हैं। किनकी, तो आप बुध के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, बुध के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, विष्णु जी की उपासना कर सकते हैं, तुलसी के पेड़ की सेवा करिए, तुलसी के झाड़ लगाइए, तुलसी के पेड़ जो हैं, पौधे जो हैं, वो डोनेट करिए, मंदिर में लगाइए, स्कूल्स में आप डोनेट कर सकते हैं, प्रांगण में लगाइए, ये आप कर सकते हैं। ये गोचर जब तक ख़राब चलने वाला है, मतलब 7 मई तक ये गोचर चलने वाला है, तो 7 मई तक अगर आप रोज़ मंत्र जप करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, खास करके बुधहोरा में करते हैं, या फिर आप रोज़ हर बुधवार को अगर गणपति के मंदिर जाकर गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, जिनका चतुर्थी का जन्म है, मान लीजिए कृष्ण चतुर्थी का है या शुक्ल चतुर्थी का है, वो बुधवार का उपास करते हैं, इन सब चीज़ों से भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आप तपश्चर्या करते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप को सज्ज करते हैं कि जो भी आने वाली समस्याएं हैं उसके लिए मैं सज्ज हूँ, मैं तैयार हूँ उसको फेस करने के लिए। तो ये एक तैयारी है, ये एक बिगुल बचता है हमारे अंदर से कि हम उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, राइट। तो जब हम मंत्र करते हैं तो हम हमारी वाइब्रेशंस चेंज कर रहे हैं, वाइब्रेशंस उस चीज़ को, उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए तैयार करते हैं अपने आप को। करने के बिना नहीं समझ में आएगा, आपको करके देखिए और फिर मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव बताइए, राइट। अब मैं यहीं पे विराम देती हूँ अपने वीडियो को, फिर मिलती हूँ जल्द आपके साथ में। मेष राशि की 7.5 शुरू होने वाली है और उसका वीडियो जल्द आने वाला है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून। हर हर महादेव, ओम बुम बुधाय नमः, जय मां कामाख्या।